नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में जो भयानक दंगे हुए या अब जो हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, क्या ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है? क्या 2024 के चुनाव का माहौल गर्म किया जा रहा है, एजेंडा सेट किया जा रहा है? और क्या हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर चुनावी रोटियां सेकने की तैयारियां हैं? अब ये जो शक मुझे हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है। आज मैं कई साक्ष्य, कई सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं और फैसला आपको ही आज करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप सबूत की पहली तस्वीर देखिए। अब ये जो साहब हैं, इनका नाम है विश्वजीत, इंस्पेक्टर विश्वजीत। ये हरियाणा पुलिस के ऑफिसर हैं और नूह डिस्ट्रिक्ट में जहां पर दंगे हुए वहां इनकी तैनाती है। CID के इंस्पेक्टर है और उनकी जिम्मेदारी है कि शहर का जो माहौल है, उस माहौल के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट्स ये सरकार को दें, अपने DGP को दें, अपने कप्तान को दें। और इनका एक स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टुडे ने किया। उसमें इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दी थी, अपने अफसरों को दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि नूह जिले से एक जुलूस निकलेगा और उस जुलूस में, विश्व हिंदू परिषद के जुलूस में, हथियारों से लैस यात्री होंगे। उनके हाथ में तलवारें होंगी, लाठी होंगी और भी कई तरह के हथियार होंगे। लिहाजा सुरक्षा चाक चौबंद की जाए या जुलूस पर जबरदस्त निगरानी रखी जाए कि हथियार लेके कोई ना चले। अब ये रिपोर्ट इन्होंने भेजी, खुद सुनिए। तलवार ले आएंगे, फरसा ले आएंगे। तो क्या ये पहले से इनपुट आप लोगों ने नहीं दिया? अब इंस्पेक्टर विश्वजीत ने कई खुलासे अपनी रिपोर्ट में किए। मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई, बातें तो इन्होंने बहुत कुछ बताई, लेकिन जो रिपोर्ट्स इन्होंने भेजी उसमें 100% इनपुट्स थी और उन इनपुट्स पर अगर अमल किया जाता तो ये दंगे होते ही नहीं, चिंगारी भड़कती नहीं। सवाल इस बात का है कि सरकार को सारी जानकारी थी, CID की रिपोर्ट थी, इंस्पेक्टर बता रहा है, फिर भी अमल नहीं हुआ, फिर भी अमल नहीं हुआ। इसीलिए शक होता है कि ये खेल क्या है दंगों का, क्या एक एजेंडा सेट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि अब आप सबूत नंबर 2 देखिए, दूसरा सबूत। अब ये जो साहब है, इनका नाम है मोनू मनेसर। मनेसर दरअसल गुड़गांव के पास एक जगह है, वहीं के रहने वाले हैं मोनू मनेसर, और बजरंग दल के आप कह सकते हैं बड़े की ऑफिशियल हैं, बड़े पदाधिकारी। और मोनू मनेसर पर डबल मर्डर, जी हाँ डबल मर्डर, दोहरी हत्याओं जैसे संगीन जुर्म के इनके ऊपर आरोप हैं और उसी डबल मर्डर में ये आजकल फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है और इनका जो रुतबा है पुलिस में या अधिकारियों में, हरियाणा के विधायकों में, मंत्रियों में, उसके कुछ जलवे आप चाहें तो इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये अधिकारियों के दफ्तर में सेल्फी खिंचाते हैं और किस आप कह सकते हैं तसल्ली के साथ मोनू मनेसर। और ऐसा लोग कहते हैं कि चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई IPS ऑफिसर हो, मोनू मनेसर जहाँ जाते हैं इनकी खातिर होती है। अब मोनू मनेसर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने एक वीडियो बनाया मोनू ने, और उस वीडियो में इन्होंने बड़ा भड़काऊ भाषण दिया। वो भाषण में इन्होंने कहा कि मेवात घेर लेंगे, वो जगह घेर लेंगे, और जब जुलूस निकलेगा, जो यात्रा निकलेगी, उसमें हथियार लेके चलना है, ऐसा लेके चलना है। कुल मिलाकर चैलेंज किया उस नूह में जहाँ चारों तरफ मुसलमान रहते हैं। चैलेंज किया उस एरिया में कि वहीं से जुलूस जाएगा और चैलेंज किया। अब लोग ऐसा कहते हैं, जानकार ऐसे कहते हैं कि इन दंगों का जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये मोनू मनेसर का वायरल वीडियो था। अब वो वीडियो का कंटेंट मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक बातें, भड़काने वाली बातें, हिंदू मुस्लिम टाइप की बातें उसमें कही गई। सवाल ये है कि मोनू मनेसर पर जब आरोप लगने लगे और मीडिया ने पूछा हरियाणा के गृह मंत्री से कि मोनू मनेसर फरार क्यों हैं, आप उनको पकड़ क्यों नहीं रहे, उन्हीं के वीडियो की वजह से दंगा हुआ, तो गृह मंत्री हरियाणा के, जी हाँ अनिल विज साहब, इन्होंने कहा नहीं, मोनू मनेसर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और आप कह सकते हैं कि कैमरे पर गृह मंत्री ने मोनू मनेसर को, जो डबल मर्डर में फरार है, उसको क्लीन चिट दे दी। मोनू मानेसर जो है वो चैलेंज दे रहा था कि यात्रा निकाली जाएगी। नहीं देखिए, मोनू मानेसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक और आपने सबूत देखा कि किस तरह से
अनिल विज जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा क्लीन चिट दे दी, कहा कि कोई मोनू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहीं से फिर शक होता है कि क्या कहीं ना कहीं कोई खेल है, कहीं ना कहीं कोई साजिश की गहरी परतें, कहीं ना कहीं कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है, पूरा तंत्र जैसे शामिल हो, ऐसा लगता है। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है। बहरहाल जब सोशल मीडिया का बहुत दबाव आया, रिपोर्ट्स गई इंटेलिजेंस की, आईबी की, तो आज अनिल विज ने जो गृह मंत्री उन्होंने सुर बदल लिया। उन्होंने कहा कि साहब मोनू मनेसर की हम तलाश कर रहे हैं। यानी जो कल उन्होंने बातें कही थी, अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अनिल विज ने। उन्होंने कहा नहीं, हम इसकी तलाश कर रहे हैं मोनू मनेसर की। सुनिए आज कैसे सुर बदल लिए अनिल विज ने जब और सबूत सामने आए। मोनू मनेसर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ दो प्रदेशों में केस दर्ज है, उसको दोनों प्रदेशों की पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही है। अब मोनू मनेसर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सबूत देखिए, एक तरफ पुलिस कह रही है कि हम मोनू मनेसर की तलाश कर रहे हैं, पुलिस तलाश कर रही है बाहुबली की, बजरंग दल के बड़े पदाधिकारी की, डबल मर्डर में और भी तमाम आरोप में। और दूसरी तरफ मोनू मनेसर मीडिया पे लगातार फ़ोन देकर अपनी सफाई दे रहा है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक तरफ पुलिस ढूंढ नहीं पा रही और दूसरी तरफ चैनल के रिपोर्टर मोनू मनेसर को ढूंढ ले रहे हैं। दोस्तों यहीं पर शक और गहरा जाता है। थे उस यात्रा में मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। कौन है मोनू मनेसर? दामाद है आप लोगों का, जो कहते हो कि प्रशासन कैसा रोकता है इसको? गुंडों को महिमामंडित करोगे, जो फरार मुजरिम है उसको महिमामंडित करोगे? अरे हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी हुए, मुजरिम होता है। अब एक और तथ्य आपके सामने रखता हूं, आप कह सकते हैं एक और सबूत। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है राव इंद्रजीत सिंह की। अब ये राव इंद्रजीत सिंह जो हैं ये मोदी सरकार में, जी हाँ मोदी सरकार में एक अहम मंत्री हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका। और राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो गुड़गांव के एमपी भी हैं, यानी लोकल लीडर भी हैं, जाटों के बड़े नेता भी हैं। इन्होंने एक आज बहुत चौंकाने वाली बात इंडियन एक्सप्रेस से कही। इन्होंने कहा, या यूँ कहे सवाल उठा दिए कि ये जो जुलूस था, उस जुलूस में किस तरह से तलवारें पहुंच गई, किस तरह से हथियार लेके लोग चलने लगे। वो जुलूस जो विश्व हिंदू परिषद का जा रहा था मुस्लिम इलाके से, वहाँ ये हथियार लेके लोग क्यों चल रहे थे, एक बड़ा सवाल। और उससे बड़ी भी बात इन्होंने कही, और बड़ी बात ये कही, इन्होंने कहा, खुलासा किया कि मैंने फ़ोन किया मुख्यमंत्री खट्टर को हरियाणा के, और फ़ोन पर मैंने कहा कि भाई वहाँ फोर्स कम है, पुलिस कम है, आप सेंट्रल पैरामिलिट्री भेजिए, अर्धसैनिक बल भेजिए, यानी बीएसएफ सीआरपीएफ के बल भेजिए दिल्ली से। मैंने फिर गृह मंत्रालय फ़ोन किया, अमित शाह किया कि फोर्स भेजिए। कहने का मतलब ये है कि फोर्स क्यों नहीं पहुंची थी? क्या लोगों को मौका दिया जा रहा था? क्या बदला लेने के लिए समय दिया जा रहा था, रिटेलिएट करने के लिए? और फोर्स कम थी। और फोर्स अगर राव इंद्रजीत को फ़ोन करना पड़ा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? एक बड़ा सवाल जो राव इंद्रजीत सिंह ने उठाया है और इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लिखा है। और दोस्तों आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन ये है कि मणिपुर में जो हुआ, जिस तरह से वहाँ दंगे जिस पैमाने पर हुए, या हरियाणा में पिछले 2 दिन से जो दंगे हम देख रहे हैं, आगजनी देख रहे हैं, लूट देख रहे हैं, हत्या देख रहे हैं, कहीं मस्जिद जला दी, कहीं दुकानें जला दी, क्या ये अभी दंगा और फैलेगा? कैसे रोका जाएगा? क्या ये एक एजेंडा है 2024 के फाइनल का? क्या आने वाला जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम माहौल गर्म किया जाएगा और फिर रोटियां सेकी जाएंगी चुनाव की, वोट की? ये जो पूरी बिग पिक्चर है, जो कहीं ना कहीं डराती है, कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा करती है कि होने क्या जा रहा है, प्लान क्या है, एजेंडा क्या है, और क्या इसमें तंत्र शामिल है, सिस्टम का क्या कोई हाथ है? ऐसा भी शक होता है, क्योंकि जब इस तरह के साक्ष्य दिखते हैं और उन साक्ष्य को हम जब जोड़ते हैं, एक धागे में पिरोते हैं, एक जो चेन ऑफ थॉट्स बनती है, सीक्वेंस, तो डर होता है, आशंकाएं होती हैं कि क्या ये कोई बड़ा गेम है। और मुझे लगता है इसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप चाहेंगे कि देश में अमन चैन रहे, इस तरह के दंगे, खून खराबा, कत्लो गारत, आगजनी नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। इसको किस तरह, तो इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरे घटनाक्रम को
हम चाहेंगे डिकोड करना, और मेरे साथ टाइगर होंगे। मैं चाहूँगा कि इसको गौर से सुनिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, क्योंकि जो सवाल हैं वो भी बड़े हैं और जो जवाब हैं उन पर भी ज़रूर गौर करिए। चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, जो पहला सवाल है कि मोदी सरकार के मंत्री राव इंदरजीत सिंह गुड़गांव से एमपी भी हैं, अब मोदी सरकार का मंत्री कह रहा है, विपक्ष नहीं, खड़गे साहब नहीं बोल रहे, राहुल गांधी का आरोप नहीं है, मोदी सरकार के मंत्री, और बहुत आप कह सकते हैं ये ऐसे मंत्री हैं जो काफी पावरफुल, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास। राव इंदरजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया और फोन करके कहा कि भाई वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भेजिए, आपकी पुलिस कम है। फिर उन्होंने गृह मंत्रालय, अमित शाह के विभाग में फोन किया। अब वो पता नहीं अमित शाह ने फोन उठाया, जिसने भी उठाया हो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में राव इंदरजीत सिंह ने कहा है, मोदी के मंत्री ने कहा है कि गृह मंत्रालय को फोन किया कि भाई फोर्सेस भेजिए, वहां पर पुलिस कम तैनात की जा रही है, पुलिस कम है। अगर इस तरह की गलतियां हरियाणा सरकार की अब सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को मौका दिया जा रहा था दुकानें जलाने का, घर जलाने का, हमले करने का? दीपक भाई, पुलवामा हुआ कि होने दिया गया? अहम सवाल देश के सामने। नूह के दंगे करवाए गए या होने दिए गए? कल 20 साहब का स्टेटमेंट कि मोनू मनेसर का कोई लेना देना नहीं। मोनू मनेसर का खास साथी बिट्टू बजरंगी जुलूस में उस यात्रा में नारा लगाता है कि फूल लाओ, हार लाओ, जीजा आया है। ये भगवान के मंदिर जाने वाली यात्रा थी या बारात थी किसी की, या शव यात्रा थी देश के संविधान की? सवाल ये उठता है। मानता हूं कि कुछ लोग बीजेपी में चले गए, लेकिन लगता है थोड़ी नैतिकता बची हुई है, थोड़ी इंसानियत कहीं ना कहीं दिल में है। पुराना कांग्रेसी प्रेम, जो कांग्रेस ने, जो महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक की कांग्रेस। नहीं, लेकिन ये जो राव इंदरजीत सिंह है, राव इंदरजीत सिंह जो मोदी के मिनिस्टर हैं, इनका ये कहना कि उनको फोन करना पड़ा मुख्यमंत्री को, वो बता रहे हैं कि भैया वहां पर पुलिस भेजो, पैरामिलिट्री भेजो। भाई मैं उसी पे आ रहा हूं, ये ओरिजिनल भाजपाई नहीं है, जिनकी इंसानियत जिनमें मर चुकी हो। हाँ, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे पहले, नहीं है, कांग्रेस से आए हुए हैं तो कभी इंसानियत बाकी है। इसलिए उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि इस धार्मिक यात्रा में हथियारों का क्या काम, फरसा और तलवार लेके क्यों निकले? और दूसरा सवाल पूछा कि मैंने मुख्यमंत्री को कहा, मैंने गृह मंत्री को कहा कि इनके पास ये विस्फोटक हो सकता है, पैरामिलिट्री फोर्स भेजी है, क्यों नहीं भेजी गई? कम पुलिस है, इनसफिशिएंट पुलिस। वो तो पता, इनसफिशिएंट पुलिस तभी कल ही मैंने इस पे बात की थी कि जब आपके पास के जिले में से आप दंगा भड़कने के बाद आप पुलिस मंगवाते हो, इसका मतलब वहां पुलिस कम थी। तो आपने एक, क्या हो सकता है, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी हरियाणा गवर्नमेंट में। मैं आगे की बात बताता हूं आपको। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी 10 दिन पहले की कि दंगे होने की आशंका है, हथियार लेके जाएंगे जुलूस में। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने लोकल एसएचओ को क्यों नहीं बताया? एसएचओ क्यों कहता है कि हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, नहीं तो हम तैयारी करते। ये इनपुट रोका किसने? क्या 20 साहब एक गृह मंत्री होने के नाते क्या उनकी कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है कि झूठ बोलने का ठेका आपने 24 घंटे चुनाव में तो ले लिया है, चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी आप झूठ बोलेंगे? आपने कहा नलहर के मंदिर में 4000 हिंदुओं को बंधक बना दिया मुसलमानों ने, यह गृह मंत्री का स्टेटमेंट है। और उसके बाद में मंदिर का जो पुजारी है वो कहता है कि भाई यहां कौन मुसलमान आया था? यहां तो मंदिर में हिंदू छुपे थे, बंधक तो किसी ने नहीं बनाया था। क्योंकि आपको ये बोल के दंगे भड़काने हैं। वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ये नूह में थे। उन्होंने जो भाषण दिया, मैं बोल भी नहीं सकता यहां पे, क्योंकि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा भारतीय मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं। जो हेड स्पीच उन्होंने दिया, वो ललकारते कि मोनू मनेसर को रोकने वाला कौन होता है? प्रशासन। ये प्रशासन से ऊपर हो गए, ये संविधान के ऊपर हो गए, ये है कौन? देश का ठेका इन्होंने लेके रखा है।
मेरे हिंदू धर्म का ठेका इन्होंने लेके रखा है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है। संविधान ये कहता है हमारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, वही उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। थोड़ी अभी भी थोड़ी बहुत है इंसानियत, समाजवादी राजनीति, एनडीए की राजनीति थोड़ी समाजवादी का पुट है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के आयोजक जिम्मेदार हैं, परमिशन ही नहीं ली गई थी इस यात्रा के लिए। क्या कहां कहां सर्वोच्च न्यायालय इंटरवेन करेगा पूरे देश में? जब राहुल गांधी ने कहा कि केरोसिन छिड़का के रखा है पूरे देश में, तो देश की बड़ी बदनामी हुई। आज ये दंगों की रिपोर्टिंग पूरे विश्व में हो रही होगी तो बड़ा देश का सम्मान हो रहा होगा। गलत बयानी करते हैं, आग भड़काने वाले मंत्रियों को संभालने वाली बयान करनी चाहिए कि आग भड़काने वाले बयान करनी चाहिए? कौन है मनु मनी सर? दामाद है आप लोगों का, जो कहते हो कि प्रशासन कैसा रोकता है इसको? गुंडों को महिमामंडित करोगे, जो फरार मुजरिम है उसको महिमामंडित करोगे? अरे हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी हुए, मुजरिम मुजरिम होता है। जी हाँ, मरने वाला इंसान होता है, चाहे कोई भी किसी भी समाज का हो। जी, क्या ये आग, आपने इतने साल आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की, दीपक भाई 2 मिनट में बोलने दीजिए। आप कई बार थाने गए हैं, हम कई बार थाने गए, हम पुलिस के कंट्रोल रूम में हमने देखा, पूरे शहर का मैप होता है, उस मैप में मार्किंग होता है कि ये सेंसिटिव जोन है। जरा शहर में गड़बड़ होती है, उस सेंसिटिव जोन के पास पुलिस पहुंचती है, गाड़ियां पहुंचती है, उस एरिया को कॉर्डर अप किया जाता है। हिंदू मुसलमान है, बस्तियां हैं, जहां बस्तियां हैं। क्या गुड़गांव में इतने दिनों से नमाज पढ़ने को लेके झड़पें नहीं हो रही थी? क्या नूह के बाद गुड़गांव, क्या नूह से अलग है गुड़गांव? क्या ये मेवात का पार्ट नहीं है? मेवात रायसीना हिल से चालू होता है, जहां राष्ट्रपति आदरणीय राष्ट्रपति भवन है, जहां हमारी आदरणीय राष्ट्रपति रहती है, वहां से लेके राजस्थान के जिलों तक, भरतपुर तक मेवात जाता है। जी, इस मेवात के मुसलमान परिक्रमा करते हैं, पता है आपको? वृंदावन की भक्त है वो श्री कृष्ण के। एक किसी को नहीं बताएगा जी। ये बताएंगे कि 4000 मुसलमान दंगे, इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे लोगों को इस्तीफा ले लेना चाहिए ऐसे लोगों से। टाइगर, एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ, गुड़गांव जो है वो मुझे नहीं लगता कि देश में इतना, चाहे पुणे हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, इतना एडवांस शहर जहां पर स्टील एंड ग्लास की बिल्डिंग है, हर मल्टीनेशनल ऑफिस है। गुड़गांव ऐसा लगता है जैसे सिंगापुर हो, दुबई हो। जो हमारा नंबर 1 शहर, जिसको हम मिलेनियम सिटी कहते हैं कि हिंदुस्तान की मिलेनियम सिटी है, वो गुड़गांव है। उस गुड़गांव में इंटरनेट ठप, उस गुड़गांव में स्कूल कॉलेज बंद, उस गुड़गांव में दंगे हो रहे हैं और मोदी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, मिलेनियम सिटी में दंगे हो रहे हैं, अमित शाह कुछ नहीं बोले, देश का गृह मंत्री चुप, पीएम चुप। ये जो चुप्पी है, इसका क्या मतलब है? ये चुप्पी इसलिए है कि ये उनको सूट होता है। क्या होता है? उनको सूट होता है, ये वो चाहते हैं, सूट करता है दंगे। हाँ, उनको सूट करता है। ये रास्ता है 2024 के सत्ता में जाने का। ये बात किसान की बात, विकास की बात, विश्व गुरु ढकोसला है, ये चुनावी जुमले हैं। सच्चाई ये है कि जब तक दंगों की आग नहीं भड़केगी, जब तक हिंदुओं को असुरक्षित महसूस नहीं करवाओगे, तब तक हिंदू ध्वजवाहक सेनानी कैसा अपना महत्व दिखाएगा? पता नहीं, 2014 के बाद ही 56 इंच की सरछीने की सरकार है, लोग भगवा पहन के संविधान पोस्ट पर बैठे हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में है। आप होते हुए हिंदू खतरे में है। 1947 के दंगे देखे तब हिंदू खतरे में नहीं था। उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही, जिसे मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की सरकार बताई जाती है, हितैषी सरकार, तब हिंदू खतरे में नहीं था। औरंगजेब जैसा आक्रांत आया तब हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। ब्रिटिश ने सैकड़ों साल राज किया, 100 साल से ज्यादा राज किया, हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। ये खतरे में आए हैं, ये खतरे में, ये ला रहे हिंदू को खतरे में। ये जो गुजरात का मॉडल था ना दीपक भाई 2014 में जी, जो देश पे लागू होना था, यह है गुजरात का मॉडल जो देश पे लागू हो जी। रहा है। टाइगर, एक चीज और इसमें जो चीज आ रही है
कि फोर्सेस समय पर नहीं भेजी गई, वहां पर एक्शन थोड़ा देर से हुआ, फिर इस दंगे को ये फैलता रहा, आग भड़कती रही। आज सुबह भी मुझे कोई बता रहा था कि गुड़गांव में जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, जहाँ मुसलमानों के थे, चुन चुन कर को उनको जलाया गया, भीड़ को मौका दिया गया। ये जो लैप्सेस हैं, हमने देखा बरेली में एक पुलिस कप्तान जो कांवड़ियों को रोकता है, लाठी चार्ज करता है, मुसलमानों की बस्ती में जाने नहीं देता, उस चौधरी को, एसएसपी चौधरी, एक यंग आईपीएस ऑफिसर, उसका योगी सरकार मिनटों में तबादला कर देती कि भाई तुमने दंगा रोका क्यों, जिसको इनाम देना चाहिए उसका तबादला। और यहाँ गुड़गांव जल रहा है, ना कहीं आईजी पर कोई एक्शन है, ना कप्तान पे कोई एक्शन है, ना डीआईजी पे कोई एक्शन है, ना डीसी पे कोई एक्शन है, ना किसी आईएएस आईपीएस पर कोई एक्शन है। तो ये क्या है? ये क्या एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग माने सबने आंख बंद रखी है, या जो जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे थे मणिपुर के लिए कि सिस्टमिक वायलेंस है, पूरा का पूरा तंत्र मिला हुआ है। ये जो तंत्र मिलकर अगर वायलेंस होगी तो देश कैसे चलेगा टाइगर? मैं आपको बता देता हूं दीपक भाई, एक आईपीएस अधिकारी की ताकत क्या होती है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, दंगे शुरू हुए, माहौल बिगड़ गया। 1 महीने पहले की बात है। वहां एक आईपीएस ऑफिसर थे, आईजी फुलारी, वो दंगों के जगह रास्ते में उतर गए खुद डंडा लेके। जब आईजी सामने से डंडा लेके खड़ा होगा ना जी, तो उसका सिपाही भी जी जान लगाने के लिए आया, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर कोल्हापुर शांत हुआ। ना हिंदू ना मुसलमान, सब घर पे चले गए, क्योंकि उनको पता पड़ गया था कि प्रशासन, शायद फुलारी ने मुंबई से फोन नहीं उठाए होंगे, वो कर पाए। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से, आईपीएस ऑफिसर चौधरी जो कमांडो का ट्रेनिंग लेके आता है, बरेली का, जो किसानों का वो इतना बड़ा आंदोलन हैंडल करता है, लेकिन उसने सरकार का आदेश नहीं माना। सरकार 2 आदेश देती है, एक लोगों के लिए और एक अधिकारियों के लिए। लोगों के लिए आदेश होती है कि दंगों पे कंट्रोल किया जाए, और अधिकारियों को आदेश होता है कि दंगे होने दिए जाए। इन्होंने होने नहीं दिए, तो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है इन पे, एसएसपी पे। सरकारी काम में बाधा डाली, इसलिए उनका इस्तीफा, उनका ट्रांसफर हुआ है। जी जी, ये ऐसे असंख्य उदाहरण मैं दिखा देता हूं आपको। किरण बेदी, सिख दंगों के समय तलवारों का मुकाबला डंडे से करने वाली वो किरण बेदी, आज मुझे दुख होता है, किरण बेदी के आंसुओं से रोती होगी, बीजेपी में है वो, कि क्या किरण बेदी थी, कैसी लड़ती थी, और आज कैसे लोगों को झोंका जाता है, आग में केरोसिन डाला जाता है। राहुल गांधी ने सही कहा था, पूरे देश में केरोसिन फेंका गया है अब जी, बस, और ये माचिस लेके घूम रहे हैं, माचिस लेके घूम। फाइनल सवाल, समय भी हो रहा है। आज संसद में इस तरह की बातें हो रही थी और विपक्ष भी इस तरह का इल्जाम लगा रहा है कि क्योंकि मोदी जी कुछ कर नहीं पाए, अच्छे दिन ला नहीं पाए, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, महंगाई देश में बढ़ रही है, चीन हमारे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चुनाव लगातार मोदी जी हार रहे हैं, मोदी मैजिक जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो दंगे हैं, ये एजेंडा सेट किया जा रहा है कि जो दंगे मणिपुर में थे वही हम अब हरियाणा में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट हो रहा है। आपको लगता है कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जा सकते हैं, माहौल गर्म किया जा सकता है, जिसका एडवांटेज जो है सत्ता पक्ष को मिल सकता है? मैं एक सवाल पूछता हूं दीपक भाई आपको, इनके तर्कश में बचा क्या है इसके सिवा? बेरोजगारी तो खत्म नहीं कर पाए, गरीबी तो खत्म नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से भाषण दिया था ऐतिहासिक, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को नसीहत दी थी, क्या आपस में लड़ेंगे हम? अरे आओ दोनों मिलकर लड़े गरीबी से, आओ दोनों मिलकर लड़े बेरोजगारी से, आओ दोनों मिलकर लड़े भुखमरी से, आओ दोनों मिलकर लड़े महंगाई से। क्या आज प्रधानमंत्री अपने देश में संदेश देने की स्थिति में है कि क्यों आपस में लड़ रहे हो? आओ मिलकर लड़े गरीबी से, क्योंकि इनकी गरीबी की लड़ाई फेल हो गई, बेरोजगारी में फेल हो गए, महंगाई में मुंह पे गिर गए। मुझे किसी ने कहा था, 30 सेकंड लूंगा, किसी ने मुझे कहा था, एक
वेल इंजीनियर, ये जो ऑयल निकालने वाला जो रिफाइनरीज होती है उसका एक इंजीनियर मुझे मिला। मैंने कहा कि जब पेट्रोल के कुएं में आग लगती है तो क्या करते हो आप? उन्होंने कहा सर, पेट्रोल के कुएं में जब आग लगती है तो जहां आग का जो पॉइंट है उसके पास जितना नजदीक जा सकते वहां जाके एक ब्लास्ट किया जाता है बड़ा। उस ब्लास्ट से ऑक्सीजन कट ऑफ होता है और वो आग बुझने का चांस होता है। मतलब कुएं की आग बुझाने के लिए आपको ब्लास्ट करना पड़ता है। इस देश में बेरोजगारी की आग लगी है, इस देश में भूखमरी की आग लगी है। 85 करोड़ लोग सरकार के अनाज पे भूख फ्री में, मतलब वो गिफ्ट पे जी रहे हैं। इस देश में 6000 तलाटियों के लिए 11 लाख एप्लीकेशन आते हैं। बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का तड़का ऐसा लगा है कि बाप बाप कर रहा है इस देश का आदमी। इस देश के सारी समस्याएं विकराल रूप में आग का एक बड़ा प्रचंड गोला बनकर तैयार हुआ है। अब उस गोले को बुझाने के लिए एक ब्लास्ट करना जरूरी है, और वो ब्लास्ट हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। इस ब्लास्ट से आप सारा फोकस चेंज कर दोगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनके हाथ में डंडे थमाओगे, तलवारें थमाओगे। जो लोग महंगाई के लिए रो रहे हैं वो अपने बच्चों के लाशों पे रोएंगे। जो लोग गरीबी से त्रस्त है वो उनको धर्म का तड़का दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो एक और बड़ा सवाल है कि मणिपुर के दंगों का जिस तरह से एक्सरे हो रहा है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में, क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, और चंद्रचूड़ जिस तरह से सवाल पर सवाल दाग रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री तक को। और उन्होंने जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस अपने दिए कि क्या मणिपुर के दंगे में सिस्टम 2 महीने तक पूरी तरह फेल हो गया था, सरकारी मशीनरी फेल हो गई थी, क्या ये सिस्टमिक वायलेंस है महिलाओं के खिलाफ, लोगों के खिलाफ? क्या ये दंगे जो हरियाणा के हैं इसी तर्ज पे, मणिपुर की तर्ज पे, क्या चंद्रचूड़ की अदालत में ये भी जाएंगे? क्या मणिपुर के बाद मेवात का भी एक्सरे होगा? क्योंकि एक्सरे इसलिए ज़रूरी है कि आगे कुछ ना हो। तो इसकी मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है जल्द आने वाले दिनों में हरियाणा का एक्सरे भी चंद्रचूड़ की अदालत में रखा जाए। तो ये आज का वीडियो था और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि एक ऐसा वीडियो जो मुझे लगता है कि जिन मुश्किलों और दुश्वारियों से देश गुजर रहा है उसकी एक तस्वीर देता है। और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, और बेल आइकन जो है उसको आप ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो आपको मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था और जल्दी फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।